तो आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या नाम है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण। तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले अपन जो आपका पार्ट होता है वो पोस्टमार्टम करेंगे उसका। ठीक है ना, सारे मतलब समझेंगे कि क्या होता है। ये बेसिक लेक्चर होता है पहला वाला, मतलब आने वाली प्रश्नावली के अंदर जो जो चीजें आने वाली है उसके पहले यहाँ पे अपन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, सारे बेसिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम डाल सकते हैं अपन, द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या है आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्या है 4। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण थे, तो वहां पे समीकरण क्या होता है अपन ने समझ लिया है। ठीक है, मतलब बहुपद अगर बराबर में होता है किसी संख्या के तो वो समीकरण बन जाता है, मतलब इक्वल का साइन आने वाला है वहां पे। ठीक है, तो वो समीकरण हो जाता है। अभी यहाँ पे बोल रहा है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात का मतलब क्या? तो समीकरण का तो समझ चुके थे ना। तो समीकरण सपोज करते कोई सा एक अपन एग्जांपल ले लेते द्विघात समीकरण का। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण होगा? यहां पे अपने को सबसे पहले हम जब भी समीकरण की घात पढ़े थे, है ना, 9वीं में भी पढ़े थे, 10वीं में भी, बहुपद की घात पहचानना, तो वहां पे क्या देखते थे कि घात क्या होती थी? जो देखो समीकरण है तो वहां पे चर भी होंगे और अचर भी होंगे। ठीक है, एक बीजीय व्यंजक होगा, है ना, एक बीजीय व्यंजक होता है जहां पे चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको चर को देखना है और चर की जो घात होती है सबसे बड़ी वाली, वही समीकरण की घात होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूं कि 2x की घात 5 धन 3x का वर्ग धन 3। ये कोई एक रेंडम सा समीकरण है, एक रेंडम सी इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे चर कौन सा यूज किया है यहाँ पे अपन ने? x। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं कि समीकरण की घात क्या होगी, तो देखो फिर आप बोलोगे कि सर चर की घात तो यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है। आपको कौन सी वाली घात देखनी है? जो चर की सबसे बड़ी वाली घात होती है ना, वही समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पे समीकरण की घात क्या हो जाएगी? 5। तो इसको आप बोलोगे पंचघातीय समीकरण। ठीक है, मतलब समीकरण की घात 5 है तो पंचघातीय समीकरण हो जाएगा, मतलब घात 5 वाला समीकरण। क्लियर है? तो उसी तरीके से अगर हम इसी को आधार मानते हैं तो अपन द्विघातीय समीकरण कैसे बनाएंगे? जैसे कोई सा भी समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल्स टू 0, है ना। ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे a b c रिप्रेजेंट करे कोई सी संख्या हो सकती है। ठीक है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की और c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मानक रूप है द्विघातीय समीकरण का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर यूज किया हुआ है अपन ने x यूज किया हुआ है। ठीक है, इस चर के अधिकतम घात क्या है? 2 है, मतलब ये द्विघातीय समीकरण हुआ ना। ठीक है, मतलब द्विघातीय समीकरण क्या होगा कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की बड़ी से बड़ी घात या अधिकतम घात कितनी होगी? 2। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण। भाई क्वाड्रेटरल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें जो आपका एक तो वेरिएबल होता है, ठीक है, एक कांस्टेंट होता है, तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटरल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या भाई अभी? ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये द्विघातीय समीकरण का एक मानक रूप है। ठीक है, मानक रूप, ठीक है ना, इसका है द्विघातीय समीकरण का। और ये जो समीकरण ये क्या है आपका? द्विघात समीकरण। ठीक है, अगर अपन इसको परिभाषित करना चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम या बड़ी से बड़ी लिख सकते हो आप, बड़ी से बड़ी घात
2 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। क्लियर है क्या? तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि एक्चुअल में इसका नाम जो रखा हुआ है द्विघात समीकरण, तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और आपको ये वाला जो मानक रूप है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इक्वेशन का, वो भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, इतना छापो, फिर अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। सुनो, इसके आगे बात कर रहे हैं। सुनो, ये जो अपन ने लिखा है ना, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। क्या ये द्विघात समीकरण है ऊपर वाला लिखा हुआ है ये? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण था? पंचघात समीकरण, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मानक समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ पे x जो लिखा हुआ है वो तो क्या है? चर है ना, चर है। और a, b और c अचर है, या बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ a, b तथा c वास्तविक संख्याएं है, ठीक है ना। क्लियर है? और एक कंडीशन होगी कि सोचो, अगर मैं यहाँ पे, ये अभी द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर देता हूँ, मतलब मान लेते हैं अगर a बराबर से 0 हो गया, तो ये द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? a इंटू 0 मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या अपने पास? बचेगा अपने पास बी एक्स प्लस सी। तो ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। मतलब अगर कभी भी इस समीकरण में एक कंडीशन रहेगी कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शून्य हो गया तो काहे का द्विघात, ठीक है। अरे चर ही नहीं बचेगा, वही पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये एक घात वाला समीकरण बन जाएगा ना, रेखीय समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन दोनों याद रखनी है। यहाँ पे a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं है, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मानक रूप लिख दिया है अपन ने। अब सर कोई एग्जाम्पल बताओ ना द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा भी लिखा रहेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। तो बहुत सारे द्विघात समीकरण हो सकते हैं। याद क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो चर होगा उसकी अधिकतम घात अगर 2 है, ठीक है, तो वो समीकरण कहलाएगा द्विघात समीकरण। क्लियर है क्या अभी? ठीक है, तो ये कुछ हमने उदाहरण भी लिख दिए हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण के, ठीक है। और ये कंडीशन वगैरह लिख लो। सुने, देखो इस चैप्टर में जो आगे आने वाली प्रश्नावली है, ठीक है, उसमें कुछ आपकी जो सर्वसमीका है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी, वो काम में आने वाली है, वो उपयोग में आने वाली है। तो आपको वो रिमेम्बर होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे लिखता हूँ मैं सर्वसमीकाएं, है ना, और जैसे आते जाती जाएगी वैसे वैसे मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो एक तो सबको पता है ना, कुछ सर्वसमीकाएं तो सबको पता होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सर्व समीकाएं, ठीक है। तो पहली सर्व समीका लिखता हूं मैं, और अगर जिसको नहीं पता है ना वो याद कर लेना इनको, ठीक है, क्योंकि इनके बगैर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इनका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a धन b पूरे का वर्ग, तो इसको अपन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सबको पता है ये, ठीक है ना। अगली इक्वेशन a ऋण b पूरे का वर्ग, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा? a का वर्ग ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे तीसरी इक्वेशन लिखते हैं अपन कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब यहाँ पे एक बार धन में एक बार ऋण में, तो यहाँ पे हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, और होल क्यूब वाली है ना। यहाँ पे अगली है आपकी ए प्लस बी पूरे की घात 3 है ना, वर्ग नहीं, पूरे की घात 3, होल क्यूब है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस, ठीक है, ये होती है। इसको और रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं हम। कैसे, यहाँ करके देखो, यहाँ पे ये 3ab का मल्टीप्लाई अगर ब्रैकेट को सोल्व करके इसके यहाँ पे गुना कर देते हैं तो वो भी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 a का वर्ग b धन 3 a b का वर्ग, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं, है ना। सुनो, नेक्स्ट है अपनी a माइनस बी की घात 3, ठीक है। तो a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab a ऋण b, ठीक है। या इसको क्या कर सकते हैं अपन, a की घात 3 ऋण b की घात 3, अब ऋण 3a का वर्ग भी, ठीक है, और इसका हो जाएगा धन 3ab का वर्ग, ठीक है। ये सही है। तो ये सबके सब सर्व समीकरण छाप लो, ठीक है, उसके बाद में आगे बात करेंगे।